नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 5 का सॉल्यूशन बताया था। 22 अध्याय एक साथ दिए थे। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये थंबनेल यानी कह सकते हैं कि फोटो वहां पर देखिएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो 22 अध्याय आपको मिलेंगे। यानी कि थ्योरी हमने वहां पर आपको बताई थी, जो इंपोर्टेंट तथ्य निकल के आते हैं वो आपको बताए थे अध्याय वाइज, है ना। अब यहाँ पर हम प्रश्न लेकर आए हैं ना, एनसीईआरटी क्लास 5 के प्रश्न यहाँ पर आपको टोटल कितने मिलेंगे? 42 प्रश्न मिलेंगे। पहले आपको ये वीडियो देखनी है ना, जो ये थंबनेल लगा हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो ये थंबनेल लगा हुआ एक वीडियो मिलेगा, वो आप देख लीजिएगा। लिखा हुआ है उसमें एनसीईआरटी क्लास 5 सोल्यूशन, है ना। तो इसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छा सा समझ में आएगा, है ना। सारी चीजें आपको इसमें दे दी है। तो यहाँ पर टोटल कितने प्रश्न मिलेंगे? आज आपको 42 प्रश्न मिलेंगे जो कि क्लास 5 से संबंधित होंगे। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको हमारे ऐप के बारे में दे देता हूं। देखिए, यहाँ पर ऐप को आपको डाउनलोड करना है, रेटिंग जरूर देना है ना। तो यहाँ पर क्या नया हुआ है? पहले जो चीजें आपको 99 रुपए में मिल रही थी, है ना, 49 रुपए में मिल रही थी, वो आप कितने रुपए में मिल रही? मात्र 29 रुपए में मिल रही, क्योंकि आपकी सीटेट एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ समय बचा हुआ है। तो जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। मात्र 1 रुपए में एक टेस्ट आपको दिया जा रहा, 29 रुपए में आपको ये टेस्ट दिया जा रहा। बाकी रामबाण पीडीएफ जिसमें आपको थ्योरी मिलेगी, 800 प्रश्न मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो वहां पर मिलेगी, वो भी 29 रुपए में दी जा रही है। बाकी 2023 में 22-23 में जो प्रश्न ऑनलाइन पेपर हुए थे वो भी आपको 29 रुपए में, यानी कि सारी चीजें आपको 29 रुपए में मिल रही है। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। यह आप ही के लिए किया गया है ना, कम समय बचा है तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। 30 टेस्ट वहां पर मौजूद है, तो ये टेस्ट आप परचेस कर सकते हैं। 1 रुपए में एक टेस्ट वहां पर आपको दिया जा रहा है। रेटिंग जरूर दीजिएगा, है ना। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो वहीं पर एक नंबर हमने छोड़ा है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, है ना। तो शुरू करते हैं आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, सोनू ने चींटियों की कतार के बीच में पेंसिल रखकर उसका रास्ता रोका तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती है, क्योंकि क्यों ऐसा करती है? देखिए, यहाँ पर प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा, आपको आंसर बता दूंगा। यदि इसका डिटेल आपको समझना है तो मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी जो क्लास 5 का सोल्यूशन है वो आप देख लीजिएगा। 22 अध्याय, हर एक अध्याय में जो इंपोर्टेंट तथ्य है उसी को वहां पर रखा गया है ना। तो ऐसा क्यों करती है? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। वे रास्ता भटक जाती है, पहले या दूसरे पेज में ही इसके बारे में मैंने आपको बताया था। वे घबरा जाती है, उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती या फिर अपने साथियों को ढूंढती है। आपने देखा होगा चींटियां जो होती है वो एक कतार में चलती है, लेकिन वहां पर जो सोनू है उसने क्या करा, यहाँ पर एक पेंसिल रख दी। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो कुछ चींटियां होती है वो अपनी कतार से अलग हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उन्हें अपनी साथी चींटियों की गंध नहीं आती है, इसकी वजह से वो ऐसा करती है। यदि आपने वो वीडियो देखा तो उस गंध का नाम आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यहां पर आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इन 42 प्रश्न में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, तो अंत में जरूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, कुछ पक्षियों की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वे अपने हमसे 4 गुना अधिक दूर से वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे पक्षियों का समूह कौन सा है? यानी कि हम जो 2 फीट से देख सकते हैं वो कितने फीट से देख सकते हैं? 6 फीट से देख सकते हैं ना। ये आपको सारी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। तो वो कौन सा समूह है पक्षियों का? मोर, मुर्गा चील है, गिद्ध कौवा तोता है, चील बाज गिद्ध है, या फिर मोर बाज कौवा है? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। यहाँ पर जो प्रश्न है मुझे नहीं लगता है कि एक भी आंसर कोई रोंग करेगा। इस प्रकार से प्रश्न है ना, सरल से प्रश्न है क्लास 5 के। तो वो आपका चील है, बाज है और गिद्ध है ना। ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं वस्तुओं को। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है, आपके पड़ोसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया है और उनकी संपत्ति पर उन्होंने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। तो आप उन बुजुर्ग दंपत्ति की मदद कैसे करेंगे, है ना। आपको मदद करना है तो इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। क्या आप उन्हें खाने पीने का सामान देंगे? दे सकते हैं, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हुआ। आप उन्हें मानवाधिकार आयोग जाने की सलाह देंगे? हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे। और आप उन्हें मानव अधिकार आयोग ले जाकर शिकायत दर्ज करेंगे? आप उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ाएंगे? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि चारों विकल्प आपको ठीक लगते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक अच्छा लगे, है ना, जो उनके जो बूढ़े माँ बाप है उनके लिए जो अच्छा विकल्प है उसको आपको यहाँ पर राइट करना है। आप उन्हें मानव अधिकार आयोग जाने की सलाह दे सकते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन यदि आप उनके साथ जाएंगे तो और अच्छा होगा, है ना। तो आप उन्हें मानव अधिकार आयोग ले जाकर शिकायत दर्ज करेंगे। तो आपको जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए
अगला प्रश्न है, अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है? बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी कौन देता है? कुत्ता देता है, मछली देता है, बंदर देता है या फिर पक्षी देता है? कौन देता है? मैं नहीं बताऊं उसके पहले आपको कमेंट्स के माध्यम से हर एक प्रश्न का आंसर देते चलना है और अंत में जरूर बताना है कि इन 42 प्रश्न में आपको कितने नंबर आए। देखिए, बिजली तरंगों के द्वारा जो खतरे की चेतावनी देता है वो कौन सा जीव होता है? तो वो है मछली। कौन सा है? मछली। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रात के समय बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए अपने शरीर के किस अंग की सहायता लेता है? ये सारी जानकारी आपको उन 22 अध्यायों में मिल जाएगी। फिर मैं बता रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा। कान, नाक, मूछें, फिर आंखें। तो रात के समय जो बाघ है अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए अपने शरीर का जो मूंछ होती है, अपने शरीर की जो मूंछ होती है उसकी सहायता लेता है, मूंछ की सहायता से, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यदि कोई मीठा पदार्थ पर फर्श पर गिर जाता है तो उसे कुछ ही समय में चींटियां का जो झुंड होता है उस पदार्थ पर जमा हो जाता है। इससे चींटियां की किस विशेषता का पता चलता है? आपने देखा होगा घर पर जो हमारी दादी होती, मम्मी होती, पापा होते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई मीठा मत गिराना, है ना। कोई शक्कर होती है जो मीठी चीज होती है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर चींटियां आ जाती है ना। बहुत जल्दी आपने देखा होगा जो गुड़ वगैरह होता है, मीठी चीज, थोड़ी देर बाद वहां पर देखेंगे तो चींटियों का झुंड आ जाता है, उसको ले जाता है ना। तो वो क्यों होता है ऐसा? चींटियों को मीठा अधिक पसंद होता है, इसलिए चींटिया की दृष्टि तेज होती है, चींटियों में सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, या फिर चींटियों को भूख अधिक लगती है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? चींटियों की जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत तीव्र होती है, इस वजह से बहुत जल्दी वहां पर चींटिया का जो झुंड है वो आ जाता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमें घरों में छिपकलियां दिखाई नहीं देती। आपने सर्दियों में देखा होगा छिपकलियां गायब हो जाती, दिखती नहीं है। तो क्यों ऐसा करती है? उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए थक कर बैठ जाती है, इसलिए वे शीत निद्रा में चली जाती है या फिर घर के बाहर घूमने निकल जाती है। तो ये जो छिपकलियां होती हैं वो शीत में क्या होती है? निद्रा में चली जाती है, इसलिए सर्दियों के दिनों में वो सामान्यतः हमें घरों में नहीं दिखाई देती हैं। तो वे क्या होती हैं? वे शीत निद्रा में चली जाती है। अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। और पता ही है आपको, हाथी अपने कानों को बार बार हिलाता है। वहां ऐसा क्यों करता है? आपने देखा होगा जो हाथी होता है अपने कानों को बार बार हिलाता है। तो क्यों हिलाता है? आपने बचपन में सुना होगा कि भाई उसे मधुमक्खी से डर लगता है, या फिर जो चींटियां होती हैं या फिर जो छोटे जीव जंतु होते हैं उनके कानों में घुस जाते हैं, जिससे कि वो परेशान होते हैं। तो ऐसा होता है ना। लेकिन वो उसकी वजह से अपने जो बड़े बड़े कान है उसको नहीं हिलाता है। वो किस कारण हिलाता है? पहले विकल्पों को देखेंगे। ऐसा करके वहां अपने विशालकाय शरीर को, गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है तथा शरीर का रक्त संचार भी नियंत्रित रखता है। ऐसा करके वहां मक्खियां भगाता है। ऐसा करके वहां छोटे जीवों को डराता है, या फिर कानों को बार बार हिलाना उसकी आदत होती है। तो मक्खियों से वो डरता जरूर है, लेकिन वो कान क्यों हिलाता है? क्योंकि ऐसा करने से वहां अपने विशालकाय शरीर को गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है। जो गर्मी होती है कानों के द्वारा क्या करता है? वो बाहर निकालता है, तथा शरीर का जो रक्त संचार होता है वो भी उससे नियंत्रित रखता है। तो पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 9वां, केचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है। आपको पता है क्यों कहा जाता है? वहां पक्षियों का भोजन होता है इसलिए, वहां मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है इसलिए, वहां दूसरे कीड़े को मिट्टी के अंदर दबा देता है इसलिए, या फिर वहां चुपचाप सोते रहता है इसलिए। तो यहां पर सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। वहां क्या करता है? मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, इसलिए केचुआ किसान का मित्र कहलाता है ना। बी वाला आपका करेक्ट होगा, है ना। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न यही है। देखिए, जो केचुआ होता है वो भी किसान का मित्र होता है, और जो सांप होता है वो भी किसान का मित्र होता है। तो केचुए के बारे में बता दिया क्यों होता है। अब यहाँ पर सांप के बारे में आपको बताना है कि राजू के खेत में सांप को देखकर वहीं खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, तो राजू ने उसे सांप को मारने से रोका और कहा है कि सांप किसान का मित्र होता है। अब क्यों होता है ये आपको बताना है। वहां किसानों का मनोरंजन करता है इसलिए, वहां फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है, वहां मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वहां किसान को काटता नहीं है। तो मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता? आपका केचुआ, है ना। लेकिन जो सांप होता है वो क्या करता है? वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है, इसलिए सांपों को भी किसान का मित्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? यदि डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं है तो प्राथमिक उपचार आपको करना है, तो आप क्या करेंगे? तांत्रिक के पास ले जाएंगे? तो ये तो करना नहीं है। डॉक्टर का इंतजार करेंगे? इंतजार जरूर करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है इसके बारे में पूछा गया है। काटने वाली जगह के ऊपर
नीचे कपड़े को कस कर बांधेंगे या फिर काटने की जगह पर कोई दवाई लगा देंगे। दवाई के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, दवाई वैसे मिलती भी नहीं इतनी जल्दी, तो क्या करेंगे, काटने वाली जगह के ऊपर नीचे कपड़े को कस कर बांधेंगे। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जिससे कि जो जहर है वो ऊपर ना जाए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मोना जेम लगी ब्रेड को डिब्बे से बाहर निकालना भूल गई थी। एक सप्ताह बाद जब उसने डिब्बा खोला तो देखा कि क्या होता है जब हम ब्रेड वगैरह या फिर रोटी वगैरह रख देते हैं और भूल जाते हैं, यानी कि लगभग एक सप्ताह बाद निकालते तो क्या होता है, क्या ब्रेड छूट गई, ब्रेड जो है वो सूख गई थी, ब्रेड पर शैवाल लग गई थी, ब्रेड पर बैक्टीरिया लग गई था, या फिर ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। तो आप देखते हैं तो उसमें क्या लगता है, ब्रेड पर फफूंद लग जाती है। रोटियां भी आप रखेंगे इतने दिन तो उसमें भी क्या होता है, फफूंद लग जाती है ना, तो ब्रेड पर क्या होता, फफूंद लग जाती है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यह कानून बच्चों को छेड़खानी, दुराचार जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। उस कानून के बारे में आपको बताना है वो कौन सा कानून है ना। बाल श्रम निषेध अधिनियम है, बाल विवाह निषेध अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार, या फिर पास्को अधिनियम है। तो वो अधिनियम होगा आपको पास्को, है ना। कौन सा होगा, जिसमें जो बच्चे होते हैं उनके जो छेड़खानी करते हैं, है ना, या फिर बोलते कुकर्म दुष्कर्म करते हैं, इस प्रकार का जो कानून बना है वो कौन सा बना है, पास्को अधिनियम बना है। पास्को का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस, है ना। ये पाक्सो जो पाक्सो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसको 2012 में बनाया गया था पास्को अधिनियम को, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बंद पैकेट में रखी वस्तु के बारे में आप जानेंगे कि वहां उपयोग में लेने योग्य है या फिर नहीं। कैसे जानेंगे आप, पैकेट पर लिखी निर्माण तिथि एवं समाप्त तिथि देखकर देखेंगे, पैकेट पर लिखा मूल्य देखकर, पैकेट पर लिखी सामग्री देखकर, या फिर पैकेट को तोलकर। तो आप कैसे देखेंगे, आप सभी को पता है पैकेट पर लिखी जो निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि को आप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि भाई ये उपयोग करने लायक है या फिर नहीं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रोशनी ने बहुत ही जतन से आम का अचार डाला। आम का अचार डाल लिया उसने, आम के छोटे छोटे टुकड़ों को मसाला लगाकर बर्तन में भरकर भी रख दिया, लेकिन जो अचार है वो खराब हो गया। क्यों हो गया भाई, किस कारण हो गया, अचार में नमक की मात्रा अधिक थी, तो ऐसे किसी भी प्रकार से अचार खराब नहीं होता है। बर्तन धातु से बना था तो यहाँ पर ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ है। अचार का बर्तन प्लास्टिक का नहीं बना था तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं। क्या है, अचार गीले हाथ से यदि आप निकालते, चम्मच से निकालते हैं तो क्या होता है, वो खराब होने के उसके चांस होते, खराब हो जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा जल के द्वारा अपने बीजों का प्रकीर्णन करता है। जल के द्वारा, है ना, ये आपको बताना है वो कौन सा पौधा है। क्या वो सहजन है, नारियल है, आम है, या फिर कपास है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो सहजन है और कपास है ये हल्के होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के इनका बीज होता है, तो ये हवा के द्वारा प्रकीर्णन करते हैं। कैसे, हवा के माध्यम से या फिर हवा के द्वारा आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जल के द्वारा पूछा गया है तो जल के द्वारा होता है आपका नारियल। क्या होता है, नारियल। याद रखिएगा, जो नारियल होता है ये क्या होता है, हवा के द्वारा फैलता है, यानी कि इसके बीज फैलते हैं ना। आम की हम बात करें तो आम क्या है, ये पक्षियों के द्वारा, जो जानवर होते हैं, जानवर कह सकते हैं या फिर पक्षी जो कह सकते हैं, ये आपका जानवर या फिर पक्षी के द्वारा फैला हुआ बीज होता है। या फिर कह सकते हैं कि आम जो पक्षी खाते हैं, है ना, तो उसका जो रस होता है वो तो वो पचा लेते हैं, लेकिन जो गुठलियां होती हैं, जो बीज होते हैं, उनको नहीं पचा पाते हैं। वो किसके द्वारा बाहर, अपने पातन के द्वारा वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो आम है ये किसके द्वारा विकसित होता है या प्रकीर्णन होता है, तो ये जानवर या फिर पक्षी के द्वारा होता है ना। आम के साथ साथ याद रखिएगा सेब होगा आपका, सेब, टमाटर भी, टमाटर के जो छोटे छोटे बीज होते हैं ये भी पचा नहीं पाते हैं पक्षी, तो वो अपने पातन के जरिए बाहर निकाल देते हैं और वो उग जाते हैं ना। सेब भी हो गया, है ना, ब्लैकबेरी वगैरह, ये सारी चीजें आपके जानवर और पक्षी से संबंधित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, नारियल होगा। बी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, कुछ पौधों के बीज पतले और रोएदार होते हैं ना, रोएदार होते हैं। ये बीज हवा के द्वारा फैलाए जाते हैं। इस प्रकार के बीज निम्नलिखित में से किसके द्वारा, देखिए यहाँ पर हवा के द्वारा मैंने अभी आपको बताया कि अमरूद है, कपास है, टमाटर है, या फिर कमल है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, कपास हल्का होता है ना, तो ये हवा के माध्यम से फैलते हैं। तो कपास यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करे और यह स्पर्श आपको अच्छा ना लगे तो आप क्या करेंगे। अनुचित
अनुचित ढंग से आप समझ रहे हैं ना, यदि कोई स्पर्श आपको कर रहा है तो स्पर्श आपको अच्छा ना लगे तो आप क्या करेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको बताना पड़ेगा। स्वयं को इसका दोष देंगे तो ऐसा भी नहीं होगा, आप चुपचाप सहन करेंगे, चुपचाप आपको सहन करना नहीं, क्या होगा, किसी ऐसे व्यक्ति को आप बताएंगे जिस पर आप भरोसा करते हो, और ये करना ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे और बच्ची ऐसी होती है जो बताना नहीं पसंद करती, अंदर ही अंदर उनको घुटन महसूस होती है, तो ऐसा नहीं करना है। जिस पर आपको भरोसा है, अपने माता पिता को या फिर अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि वो एक ठोस कदम उठा सके, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या उपयोग करेंगे कि जो जल है वो कम खर्च हो, है ना, उसकी बचत हो। क्या बात टब का उपयोग करेंगे, पाइप का उपयोग करेंगे, फव्वारा का उपयोग करेंगे, या फिर बाल्टी और मग का उपयोग करेंगे। तो यदि हमें बचत करना है तो बाथ टब का उपयोग नहीं करना है, पाइप का उपयोग नहीं करना है, फव्वारे का उपयोग नहीं करना है, क्या है, बाल्टी और मग का उपयोग करना है। जितनी आवश्यकता हो उतना हमें पानी को लेना है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकानों की जो विशेषता होती है उसके बारे में आपको बताना है। भाई पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घर है तो क्या घरों में अधिक खिड़कियां होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उससे तो वो जो ठंड होगी वो अधिक लगेगी, है ना। घरों में अधिक दरवाजे भी नहीं होने चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। घरों में बड़े बड़े टाइल्स भी नहीं होना चाहिए, टाइल्स से भी ठंडे हो जाते हैं ना, उसकी वजह से ठंड लगती है। तो क्या होता है, घर की जो मोटी दीवारें होती हैं वो होनी चाहिए, घरों की मोटी मोटी दीवारें होना, ये आपका तीसरा वाला विकल्प करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों जैसे कि जो लेह लद्दाख है आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट इस प्रकार होती है जिससे कि वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सके, है ना। ठंडे इलाके में ठंड वाले वहां पर आपको जीव जंतु मिलेंगे, है ना, कह सकते जानवर मिलेंगे, जहां गर्मी अधिक है वहां उस प्रकार के जानवर मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, उनकी गर्दन का लंबा होना इसलिए होता है, पैरों का गद्देदार होना इसलिए होता है, शरीर पर घने व लंबे बाल होना, या फिर विशालकाय भारी शरीर होना। तो यहां पर क्या होगा आपका सही आंसर, शरीर पर घने व लंबे बाल होना। इससे क्या होता है, ठंड में काफी उनको मदद मिलती है जानवरों को, है ना, अंदर तक ठंड नहीं जाती है, इसकी वजह से वो वहां पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो पर्वतारोही के जो लीडर होता है उसके बारे में और सारी जानकारी मैंने उस वीडियो के माध्यम से दी है, जिसमें 22 अध्याय है, उसको देख लीजिएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, यदि आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्लास 5 का जो एनसीईआरटी बुक है वो आपको अच्छे से करना बहुत जरूरी है ना, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए, तो यहां पर देखिए, पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए, फिर पढ़ लेते एक बार प्रश्न को, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाता है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए तो लेके नहीं जा सकता, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, पहाड़ों पर आग जलाने के लिए, गुब्बारों में हवा भरने के लिए। तो ना तो पहाड़ों पर आग जलाने के लिए, ना ही गुब्बारों में हवा भरने के लिए। किस लिए लेके जाता है ऑक्सीजन, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए ले जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जितनी ऊंचाई पर व्यक्ति जाता रहता है वहां पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन वो ले जाते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जब हम पूरी को गर्म तेल की कड़ाही में डालते हैं तब वहां फूल जाती है। बताइए पूरी क्यों फूल जाती है ना, आपने पूरी देखी होगी और आपने बनाई भी होगी, है ना, तो आपने देखा होगा फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, पूरी गर्म तेल भर जाने से फूल जाती है, पूरी में दो परतों के बीच वाष्पीकरण होने से पूरी फूल जाती है, पूरी में हवा भर जाती है, फिर पूरी में नमक मिला होने के कारण पूरी फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, क्योंकि पूरी में क्या होते हैं, दो परत होते हैं और उनके बीच में वाष्पीकरण होने से क्या होती है, पूरी फूल जाती है। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक वन्य जीव सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों की संख्या में 1970 से 2020 तक कितने प्रतिशत की कमी आई है, 60% की कमी आई है। तो ऐसा क्यों, है ना, ये कारण आपको बताना है कि भाई गिद्धों की संख्या की कमी होने का कारण क्या है कारण, कीटनाशकों का अधिक उपयोग होना, पेड़ पौधों का अधिक लगाना, जैविक खाद का अधिक प्रयोग करना, या फिर गिद्धों का अन्य देशों की ओर पलायन होना। देखिए पेड़ पौधों का इससे कोई संबंध नहीं है, जैविक खाद का अधिक प्रयोग से नहीं है, गिद्धों का अन्य देशों की ओर पलायन करने से कोई संबंध नहीं। किससे संबंध है, कीटनाशक से है। आपने देखा होगा आज हमारे जो किसान हैं, है ना, वो कीटनाशकों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हर चीज पर प्रभाव पड़ता है ना, जो खेती है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसमें जो जीव जंतु हैं उससे भी प्रभाव पड़ेगा, सारी चीजों से। जैसे कि अभी हमने बात की कि भाई केचुए किसान के मित्र होते हैं, तो वो भी नहीं देखने को मिलेंगे आपको खेतों में, है ना। उसके बाद सांप आपको देखने को ही मिलेंगे, चूहे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये चीजें
बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि हमें कम करना है। इसके बजाय क्या करना है, जैविक खाद की तरफ हमें रुख करना होगा। और ये हमें ही हमारे जो बड़े हैं, है ना, या कह सकते हैं आपके पिताजी भी होंगे, आप भी यदि कुछ थोड़ा बहुत खेती में कर रहे होंगे तो उनको समझाना होगा कि हमें जैविक खाद की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि कीटनाशकों का अधिक हमें उपयोग करना चाहिए। ये हमारे लिए भी बहुत दुखदायी है। तो ए वाला विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपने देखा होगा कि पहले जो बीमारियां होती थी वो शहरों में ज्यादा होती थी, है ना। आपने देखा होगा शहरों में अपन सुनते थे कि भाई कैंसर हो गया या फिर और कोई बड़ी बीमारी हो गई, लेकिन आजकल गाँवों में बहुत ज्यादा फैलने लगी है। तो यही कारण है कि हम भी वही खा रहे हैं जो हमारे खेतों में उग रहा है, उसी में हम कीटनाशक छिड़क रहे हैं, नाना प्रकार के कीटनाशक छिड़क रहे हैं, और जो ज्यादा असर करती है खेतों में उसको ज्यादा छिड़क रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सारी बीमारियां आ रही हैं। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए, है ना। तो 25वां प्रश्न है, 2 बूंद जिंदगी की यहाँ स्लोगन किस रोग के इलाज के लिए जाना जाता है। तो आपको सभी को पता है 2 बूंद जिंदगी की, चेचक, हैजा, पोलियो या फिर कोरोना, है ना। तो पोलियो के लिए सभी को पता है, पोलियो कि जब खुराक लेते हैं तो ये स्लोगन होता है कि भाई 2 बूंद जिंदगी की, है ना, बच्चों को पिलाना चाहिए। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए स्लोगन में से कौन से स्लोगन कोरोना महामारी से बचाव के लिए उपयुक्त नहीं। कोरोना महामारी किसने नहीं देखी, सबने देखी है ना। किसने कुछ अपना खोया, किसी ने, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कोरोना के दौरान जो नहीं होना चाहिए थी, है ना। तो यहाँ पर जो स्लोगन है उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है। बदलकर अपना व्यवहार करें, कोरोना पर वार करें, बिल्कुल ये स्लोगन था, है ना। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये भी स्लोगन था। जब तक दवाई वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये भी स्लोगन था। क्या नहीं था, मच्छरों को दावत, बीमारी को दावत, यानी कि मच्छरों से फैलने वाला रोग नहीं था, तो ये स्लोगन नहीं था, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगल से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जंगलों के बारे में बात की जा रही है, जो जंगलों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। क्या वो मशीन बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। क्या कंप्यूटर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। इमारतें बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वो टोकरी बनाएंगे और इससे ही अपना जीवन यापन करते हैं ना। ये लघु उद्योग होगा उनका, टोकरी बनाना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, फसल कटने के बाद अनाज का सुरक्षित भंडारण आवश्यक होता है। यदि आप किसान होते तो अनाज को कीड़ों से बचाकर लंबे समय तक रखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते। यहाँ पर अनाज है उसको लंबे समय तक आपको रखना है, तो किसका आप प्रयोग करेंगे, है ना। एक किसान के तौर पर आपको सोचना है, गुलाब की पत्तियों का, घास का, नीम की पत्तियों का, आम की पत्तियों का, या फिर नीम की पत्तियों का। आजकल तो बहुत सारी दवाइयां आ चुकी हैं मार्केट में, जो कि ये जो अनाज होता है उसमें रख देते हैं, लेकिन पहले क्या किया जाता था, नीम की पत्तियां, है ना। आपने देखा होगा, आपकी दादी वगैरह हो उनसे पूछना, आजकल कोई नहीं रखता। वैसे रखना चाहिए, जितनी भी दवाइयां हैं इनको बिल्कुल भी अनाजों में नहीं रखना चाहिए। इसी से जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादा होती है ना। नीम की पत्तियां पहले रखते थे, उससे भी कीड़े नहीं आते हैं, लेकिन आजकल ये सब कोई नहीं करता है। लेकिन आपको आंसर याद रखना है, नीम की पत्तियां। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। 3 जमीन का जो अर्थ होता है, ऐसी जमीन से, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या वो 3 रखे जा सके, 3 बीज बोई जा सके, 3 लगाए जा सके, या फिर 3 पर जमीन रखी जा सके। तो यहाँ पर 3 बीज बोई जा सके, ये इसका अर्थ होता है ना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो आपके विचार में पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, सरल सा है ना। पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि अभी आपने देखा होगा, गर्मी में बरसात हो रही है, बरसात में गर्मी हो रही है, सर्दी में बरसात हो रही है, यानी कि हर कुछ भी जो हमारे मौसम है उसमें हर कुछ हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, ये जंगल नष्ट करने की वजह से हो रहा है, पर्यावरण को छेड़छाड़ करने से हो रहा है। तो इनसे हमें बचना चाहिए। यदि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको यदि हमें सुरक्षित रखना है तो अभी से हमें सोचना पड़ेगा, तभी वो सुरक्षित रह पाएगी। नहीं तो हमारा जो जीवन है वो भी पूरा नहीं होगा और उससे पहले काफी चीजें हमें देखने को मिलेगी, है ना। तो पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मौसम होते हैं उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है ना। तो यहां पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोहन एक किसान है, उसके खेत में लगी बाजरों की फसल पक कर तैयार हो गई है। बाजरों की बाली में दाना अलग करने के लिए मोहन
इनमें से किसका उपयोग करेगा, है ना। अभी तो आपको देखने को कम मिल रहा होगा बाजरा, लेकिन पहले बाजरे की खेती होती थी, है ना। तो जब बाजरे की खेती होती थी उसमें बालियां होती थी, बालियों में दाना होता था, तो उसको अलग किस प्रकार किया जाता था, सिलबट्टे से किया जाता था, सूपा पत्थर से, ओखली मूसल से, या फिर मटके गिलास से। तो इसको किया जाता था ओखली मूसल से, है ना। ओखली में इसको जो इनकी बालियां होती थी उनको डाल दिया जाता था, मूसल से कूटा जाता था, है ना। तो इससे किया जाता था ओखली मूसल से। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए बताना है, जहां आसपास कारखाने होते हैं बिल्कुल नहीं, इससे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, है ना। जहां आसपास अधिक गाड़ियां चलती, इससे भी हमारा स्वास्थ्य खराब होने के अधिक चांस होते हैं। जहां आसपास बाजार होते हैं तो ये उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त क्या है, जहां आसपास पेड़ पौधे हो, है ना। ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए उपयुक्त है। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही यों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। ऐसा क्यों दिया जाता है, विटामिन सी क्यों दिया जाता है भाई, आयरन की गोली क्यों दी जाती है, साथ में गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध क्यों दिया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ऐसा क्यों करते हैं, अधिक तापमान के लिए करते हैं, घबराहट से बचने के लिए, ठंड से बचाव, स्फूर्ति व शक्ति के लिए, या फिर गर्मी से बचाव और ताकत के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में ही आंसर छुपा हो। बर्फीली पहाड़ी होगी तो क्या होगा, वहां पर ठंड लगेगी, है ना। तो ठंड से बचाव के लिए, साथ में स्फूर्ति व शक्ति के लिए इस प्रकार के चीजें नाश्तों में दी जाती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे देश में नई फसल आने की खुशी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार से संबंधित त्योहारों का समूह दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है। जो फसल कटने पर जो त्योहार मनाते हैं उसके बारे में सीधा सीधा पूछा गया है। होली, ईद, गुड फ्राइडे, मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, दीपावली, पोंगल, या फिर ईद, क्रिसमस, ओणम। तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है आपका। मकर संक्रांति हो गया, पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया। ये जो तीनों त्योहार हैं ये फसल के दौरान मनाए जाते हैं। फसल जब आ जाती है तब ये बनाए जाते हैं। साथ में और भी फसल वाले त्योहार होते हैं, जैसे कि बिहू हो गया, है ना। इंपोर्टेंट है, विकल्प में पूछा जा सकता है। बिहू हो गया आपका। यहाँ पर जो ओणम है ना, ये लिखा हुआ है फोर्थ विकल्प में। तो ओणम भी क्या है आपका, फसल आने की खुशी में इसको मनाया जाता है। साथ में पोंगल हो गया, पोंगल विकल्प में दिया ही हुआ है ना। पोंगल के साथ साथ लोहड़ी, है ना, जो लोहड़ी त्योहार है ये भी आपका फसल कटने के दौरान मनाया जाता है ना। उगादी हो गया, ये भी आपका त्योहार है। और ये जो त्योहार मैंने आपको बताया बैसाखी, जो विकल्प में दिया हुआ है ना। तो ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 7-8 त्योहार बताए हैं। सभी के सभी त्योहार क्या है, ये फसल के कटने पर इनको मनाए जाते हैं, फसल की खुशी में मनाए जाते हैं ना। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है। वे ऐसा कहते हैं क्योंकि गाय का दूध अन्य पशुओं के दूध की अपेक्षा अधिक मीठा व पतला होता है, पतला व ताजा होता है, पाचक और पौष्टिक होता है, या फिर वसा युक्त होता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, तो इसका कारण है कि वह जो दूध होता है वो पाचन और पौष्टिक होता है। कैसा होता है, गाय का दूध पाचक भी होता है, साथ में पौष्टिक भी होता है। इसलिए देखा होगा जो डॉक्टर होता है गाय का दूध सजेस्ट करता है कि भाई गाय का दूध ही इसे पिलाना ना, भैंस वगैरह का नहीं पिलाना है, या फिर गाय बकरी वगैरह, जो बकरी वगैरह होती है उसका दूध नहीं पिलाना है। किसका पिलाना है, गाय का पिलाना है। अगला प्रश्न है, द्रव्य के बहने के गुण को क्या कहते हैं। जो द्रव्य के बहने के गुण को क्या कहते हैं पूछा गया। क्या घनत्व कहते हैं, श्यानता कहते हैं, पीएच मान कहते हैं, या फिर तन्यता कहते हैं। तो ना घनत्व, ना पीएच और ना ही तन्यता, क्या कहते हैं, श्यानता बोलते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्लेट में पानी भरकर धूप में रखने से कुछ देर बाद पानी गायब हो जाता है। पानी कहाँ गायब हो गया, है ना। आप देखेंगे प्लेट में पानी रखेंगे तो धूप से वो गायब हो जाएगा। सरल सा प्रश्न है, आपको इसका आंसर सभी को आता होगा। पानी प्लेट में सूख गया होगा, पानी धूप में भाप बनकर उड़ गया होगा, पानी प्लेट में फैल गया होगा, या फिर पानी प्लेट में घुल गया होगा। तो क्या होगा, पानी धूप में भाप बनकर उड़ गया होगा, यानी कि उड़ जाता है ना ऐसा करने से। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन से पदार्थ के पानी को सुखाकर या उड़ाकर नहीं बनाया जाता, यानी कि उसमें पानी को ना तो सुखाया जाता है और ना ही उड़ाया जाता है। ऐसा वो कौन सा पदार्थ है। क्या नमक है, नमक में खुद पानी होता है। शक्कर भी ऐसा ही होता है, सुखाकर करा जाता है। गुड़ में भी ऐसा ही होता है। शहद में नहीं होता है ना। शहद ऐसा पदार्थ है जिसमें पानी को तो ना सुखाया जाता है और ना ही उड़ाया जाता है। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक गिलास पानी में साबुत नींबू को हम तैरा पाएंगे जब हम क्या करेंगे कि भाई जो साबुत नींबू है वो तैरेगा, है ना। पानी को गर्म करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे, पानी में नमक डालेंगे, या फिर पानी में बर्फ डालेंगे। तो जब हम पानी में नमक डालते हैं तो जो साबुत नींबू होता है वो तैरने लगता है। तो 39 का सी वाला होगा। चलिए
अगला प्रश्न है, कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहेगा। यहाँ पर जो ज्यादा दिन चलेगा उसके बारे में आपको बताना है। रोटी, ब्रेड, टोस्ट ये नहीं चलेगा है ना ज्यादा समय तक। आम, अचार, पना, अचार चल सकता लेकिन आम और पना नहीं चल सकता है ना। पना, छाछ, शरबत ये तीनों भी नहीं चल सकते। क्या चलेगा आपका, उड़द दाल होगी, मूंग दाल होगी, पापड़, बड़ी, ये सभी क्या है अधिक समय तक संरक्षित रह सकते हैं। तो आपका तीसरा वाला विकल्प करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पेड़ एक खास मौसम में अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरने का कारण आपको बताना है क्या है। पत्तों का वजन ज्यादा होने से वो गिर जाते हैं, हवा के टकराने की वजह से वो टूट जाते हैं, पेड़ गर्मियों में पानी की होने वाली क्षति कम करने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, या फिर पत्तियों के कारण पेड़ से पक्षियों के कारण पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। भाई कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका कारण क्या है, पेड़ गर्मियों में पानी की होने वाली क्षति कम करने के लिए क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, अभिनव बगीचे में गया, उसने सूर्यमुखी के फूल पुष्प देखे, उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर था, बताइए अभिनव किस समय बगीचे में गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य होता है और जो सूर्यमुखी का पौधा होता है, जिधर सूर्य होता है उधर ही सूर्यमुखी का जो मुख होता है वो उधर ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए भाई जो सूर्य है वो किस ओर से उगता है, तो पूर्व की तरफ से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है ना, पश्चिम में चला जाता है। तो ये पश्चिम दिशा की बात कर रहे हैं, तो डूबते वक्त हो रहा है, तो सुबह के समय हो नहीं सकता, रात में हो नहीं सकता, दोपहर के समय हो नहीं सकता। क्या कब होगा, जब डूबता होगा, यानी कि शाम के समय। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के 42 प्रश्न का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, इसमें आपको कितने नंबर आए ये जरूर बताएगा है ना। तो ये 42 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे। आपने मॉक टेस्ट नहीं खरीदा तो उसके बारे में आपको बता चुका हूं, मात्र 29 रुपए में आपको मिल रहे हैं। तो जल्दी से खरीद लीजिए, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्ले स्टोर पर जाएंगे, ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो भी वहां पर आसानी से आप पहुंच जाएंगे, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ भी समस्या आती है तो वहां पर एक नंबर छोड़ा गया है, उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आने वाले समय में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए धन्यवाद।